दोस्तों नमस्कार। दूर दूर तक मेरा रंग दे बसंती चोला कुछ इसी तर्ज पर पीले रंग की पगड़ियां और पीले रंग के दुपट्टे लहरा रहे थे। 100 एकड़ की जमीन पर 3 मंच तैयार थे। उन मंच पर एक जगह शपथ ली जा रही थी, दूसरे मंच पर दिल्ली की कैबिनेट देख रही थी, समझ रही थी उसका मॉडल कैसे काम आ गया, और तीसरे मंच पर आने वाले वक्त में जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो विधायकों की पूरी फौज बैठी थी। 100 एकड़ की इस जमीन पर गाड़ियों का भी जमावड़ा था, लोगों की भी मौजूदगी थी, लाखों की तादाद में लोग थे। दरअसल ये पंजाब है। पंजाब के भीतर खट्टर कला गांव है, भगत सिंह का गांव है। पहली बार इस गांव के भीतर में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ ली। इतना ही नहीं, किसी राज्य में, यहां तक कि उस राज्य की राजधानी को छोड़कर शपथ ग्रहण कहीं दूर हुआ, यह भी पहली बार हुआ। और शायद पंजाब ने भी तो पहली बार उस सियासतदानों की परिस्थितियों को पलट दिया जो ये मानते चले आए कि चाहे वो भ्रष्ट हो जाएं, चाहे आकंठ भ्रष्टाचार में डुबकी लगाते रहें, चाहे इन सब के बीच सरकारी अय्याशी करते रहें, शायद इन सब के बीच भ्रष्टाचार और मुफलिसी के बीच खुद को ये कहते रहे कि यही डेमोक्रेसी है, शायद इन परिस्थितियों को पंजाब ने पलटा है। तो क्या पंजाब की परिस्थितियों को अब मौजूदा सत्ता साध पाएगी? अगर पंजाब को केजरीवाल साध लेते हैं, आम आदमी पार्टी साध लेती है, भगवंत सिंह मान एक मुख्यमंत्री के तौर पर साधने की परिस्थितियों में खड़े हो जाते हैं, तो यकीन जानिए यह भारत के लिए एक नया मॉडल होगा, एक ऐसा मॉडल जिसके पीछे यह देश चल पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इन बातों पर गौर करने से पहले जरा सोचिए, जो कनाडा में बैठे हुए पंजाब के लोग हैं, जो अमेरिका में हैं, जो ब्रिटेन में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, वह भी टकटकी लगाए हुए पंजाब की बदलती सियासत को देख रहे हैं, और वहां पर जो नया राज्य के तौर पर एक नई परिस्थिति का जन्म हो रहा है, शायद उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। लेकिन हर कोई जानता है पंजाब आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब के भीतर न्यूनतम की लड़ाई लड़ी जाती है, और इस देश के भीतर में जो बाजार इकोनॉमी कॉरपोरेट के जरिए आई, वह भी पंजाब की जमीन को हड़प लेना चाहती है। एक नई परिस्थितियों में पंजाब खड़ा है, वो जानता है उसकी जमीन से ही हरित क्रांति हुई थी जिसने इस देश का पेट भरा। लेकिन वह यह भी जानता है उस हरित क्रांति को बीते 50 बरस बीत चुके हैं। उसके बाद की परिस्थितियों में आने वाली नई पीढ़ी के सामने खेती करना भी चुनौती है। और दिल्ली पंजाब के भीतर में बड़ा अंतर है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय के तौर पर हो, चाहे स्कूल के तौर पर हो, चाहे हेल्थ सेंटर के नाम पर हो, चाहे रोजगार के नाम पर हो। और शायद इन सब के साथ दिल्ली को केंद्र शासित राज्य के तौर पर देखते हुए पंजाब को साध पाना, वह भी दिल्ली के मॉडल से सबसे बड़ी चुनौती है। हमें लगता है एक एक करके इन परिस्थितियों को इसलिए समझ जाइए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में पंजाब का युवा ही निकल कर गया है, और उसकी संख्या कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। शायद इसीलिए पंजाब को अगर आम आदमी पार्टी ने साध लिया तो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, और अगर नहीं साथ पाया तो फिर पूरी दुनिया से वही परिस्थिति निकल कर आएगी कि आखिर पंजाब में बदला क्या। पंजाब के लोग तो बदल गए, क्या सियासत के तौर तरीके बदल जाएंगे? चुनौती यही है। सवाल यह नहीं है कि कल से हर महीने हर महिला को 1000 रुपए मिलने लगेंगे, यानी साल में 12,000 करोड़ का चूना लगने वाला है राज्य सरकार के उस खजाने पर जो कर्ज में डूबा हुआ है, और कर्ज में भी आखंड डूबी हुई पंजाब की इकोनॉमी है। 2,82,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ पंजाब है। यहां के किसानों की स्थिति, हर कोई कर्ज में ही डूबा हुआ है, चाहे उसके पास 1 हेक्टेयर या उससे भी कम की जमीन हो, या फिर 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन हो। किसान सम्मान निधि हर महीने 500 रुपए के हिसाब से प्रधानमंत्री सरकार के खजाने से 6,000 रुपए पंजाब के तकरीबन 25 लाख छोटे और सीमांत किसानों को देते हैं। केजरीवाल एक कदम आगे बढ़े और 1 करोड़ महिलाओं को उन्होंने कहा 1,000 रुपए हर महीने देंगे। लेकिन यह पंजाब नहीं है। पंजाब को साधना और पंजाब के आश्रय इस देश को साधना, यह अब समझने की जरूरत है। और शायद इसी की चुनौती पहली बार सामने आकर खड़ी है, क्योंकि भगत सिंह के गांव में शपथ ली गई है
और भगत सिंह का मतलब इस देश के भीतर में शहीद आजम भगत सिंह की कौन सी परिस्थिति से कौन कैसे युवा अपने आप को जोड़ता है, और पूरी वामपंथी पार्टियों ने उसे अपनाया है। नौजवान युवा सभा जो बनाई गई उसके आश्रय भी लेफ्ट ने जिया है, सामाजिक कार्यकर्ता एनजीओ ने भी उसे जिया है। लेकिन सरकार के भीतर पहली बार यह भी एक नायाब प्रयोग है कि महात्मा गांधी अब सरकारी दफ्तरों में गायब हो जाएंगे। भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर ही वहां पर नजर आएगी। मैसेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले नशा, भ्रष्टाचार और नेताओं की अखंड लूट क्या रुक जाएगी ना, अब इसकी गारंटी पंजाब ने ली है। शायद इसीलिए सत्ता परिवर्तन किया है, क्योंकि जो राज्य का मुख्यमंत्री ईडी के दायरे में हो, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की संपत्ति 5 साल के भीतर सबसे ज्यादा बड़ी हो, चाहे वो बादल परिवार के दायरे में खड़े होइए या कैप्टन के साथ खड़े हो जाइए, इन सारी परिस्थितियों में 1948 के बाद से पंजाब ने जो कुछ देखा है और उसके बाद 1984 की परिस्थितियां जिस रूप में पंजाब के सामने आकर खड़ी हो गई, 2022 की परिस्थितियां सबको बदलने की है। और शायद इसीलिए पंजाब एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग का मंच बन गया है जिसको आज समझ लीजिए कि पंजाब की अपनी स्थिति क्या है। पंजाब के भीतर से नाम लिया जाता है उस युवा संघर्ष का जो सीधे सीधे शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा युवा पंजाब छोड़कर जाना चाहता है। उनकी संख्या बरस दर बरस बढ़ती चली गई है। 2016 से 2021 तक 2,96,220 युवाओं ने पंजाब छोड़ दिया। कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई ब्रिटेन चला गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बरस पर बरस देखिएगा। 2016 में संख्या थी 36,743 युवाओं ने छोड़ा था पंजाब। 2017 में बढ़कर यह 52,000 हो गई, 2018 में बढ़कर यह 60,000 हो गई, 2019 में सबसे ज्यादा 73,574 युवाओं ने पंजाब छोड़ा। उसके बाद 19 और 20 और 21 की परिस्थिति जिसमें कोविड काल था, 33,000 और 42,000 यानी 2,96,000 युवा छोड़ देता है। पंजाब के भीतर एजुकेशन को लेकर और हायर एजुकेशन को लेकर सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट माना जाता है IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग। वहां पर लगभग 5,000 से ज्यादा सेंटर्स है इसके। हालांकि 90% सेंटर जो है वह अनरजिस्टर्ड है, यानी एक लिहाज से कहिए उससे मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन एक ट्रेनिंग होती है बाहर जाने के लिए। अगर आपको IELTS से डिग्री मिल गई, आपने जो भाषा बोली, तो उसके हिसाब से आपकी एंट्री दुनिया के दूसरे देशों में हो जाती है। और यह पंजाब का सच है। यह इंडस्ट्री अपने आप में 1,000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क के साथ जीती है। यानी पंजाब को पंजाब से छोड़ने के लिए परिस्थितियों को जीते हैं, लेकिन आंसू पंजाब को लेकर कनाडा के बुजुर्गों में भी हैं और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बुजुर्गों में भी है। वहां की पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज और धमक दोनों सुनाई देती है। और शायद इसीलिए किसान आंदोलन जब चल रहा था तो इन तमाम जगहों पर, दुनिया के इन देशों में, लगभग 16 देशों में जो पंजाब से निकला हुआ तबका था वह वहां पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय, सामाजिक तौर पर सक्रिय। तो पंजाब को साधना कितना कठिन है या कितना चुनौतीपूर्ण है, और साधने के बाद दुनिया भर में मैसेज जाना कितना आसान है, शायद पंजाब इसकी एक अपने तरीके की पहचान है। पंजाब को लेकर दिल्ली मॉडल हेल्थ सर्विस और स्कूल को लेकर गया है। पंजाब के भीतर में लगभग 28,988 स्कूल है। इन स्कूलों के भीतर में बच्चों की तादाद जो है, जो सरकारी स्कूलों में जाती है, वो लगभग 52% है। दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा बड़ी संख्या में यहां पर है। लेकिन एक सच और समझिए, पंजाब की अपनी आर्थिक परिस्थितियां दिल्ली से कमजोर जरूर होंगी, लेकिन दिल्ली की तुलना में पंजाब के बच्चों के पास स्मार्टफोन ज्यादा है। 90% बच्चों के पास वहां पर स्मार्टफोन है। यानी यह कल्पना के परे है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे उन चीजों को जीते हैं जो दूसरे राज्यों में नहीं जी पाते हैं। पंजाब के 6 जिले जो सीमा से लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं, फजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारण, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, इन तमाम जगहों पर स्कूल और हेल्थ सेंटर की मौजूदगी है। इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इन जगहों पर जो सरकारी स्कूलों में के जो परिणाम निकल कर आते हैं, पिछले बरस 99.6% परिणाम पॉजिटिव आए थे। अब आप कल्पना कीजिए, हम दिल्ली से तुलना, पंजाब अपने आप में एजुकेशन के हब के तौर पर अच्छा खासा रहा है,
फिर भी पंजाब को इसलिए साधना है कि किसानी का चक्कर है। जीडीपी में खेती का योगदान 25%, इंडस्ट्री का योगदान 25% और 50% सर्विस सेक्टर का योगदान है। लेकिन इस कोरोना काल के बीच में सारी परिस्थिति धीरे धीरे वहां पर खत्म होती चली गई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई पंजाब का जो कर्ज में डूबा हुआ है 2,82,000 करोड़ के कर्ज में, वहां पर जो डूबा हुआ है, किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, प्रति एकड़ पर परिवार को जो सब्सिडी मिलती है, वह लगभग एक साल में 1,73,165 रुपए है। यानी हर महीने 14,000 रुपए की सब्सिडी पर किसान आश्रित है सरकार पर। एक नया मॉडल केजरीवाल को पंजाब को लेकर खड़ा करना है, जहां पंजाब स्वावलंबी हो, कर्ज मुक्त वहां के किसान हो। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर समझिए कि पंजाब में 1 हेक्टेयर से कम की जिनकी जमीन है और जिनके 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन है, यानी स्मॉल और मार्जिनल किसान, दोनों को मिला दीजिएगा तो जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 3,87,000 किसान हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, यानी लगभग 87%। जो 2 से 4 हेक्टेयर किसान जिनके पास जमीन है, इनको सेमी मीडियम किसान कहते हैं। लगभग 90% किसान कर्ज में डूबा हुआ है। जो 4 से 10 हेक्टेयर जमीन जिसके पास है, उसको मीडियम किसान कहते हैं। यह लगभग 84% किसान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, वह भी लगभग 82% कर्ज में डूबा हुआ है, यानी लगभग 10,93,000। ये जो रजिस्टर्ड किसान हैं, इन पर औसत कर्ज अगर निकालिएगा प्रति किसान तो 1,16,801 रुपए का आएगा। और जो किसान कर्ज में डूबे हुए हैं 10,93,000 में से, इनकी संख्या है 9,39,000। यानी किसान कर्ज में डूबा हुआ है, सरकारी सब्सिडी पर निर्भर है। और वहां की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर कहती है कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर जो किया जाता है उसमें फसलों में विविधता नहीं ला पाएगा। इससे पहले कि हालांकि कई कमेटियां बनी, यानी बड़ी चुनौती है। दिल्ली के भीतर किसानों की मौजूदगी नहीं है, आउटस्कर्ट में बहुत कम किसान हैं, जो चंद हजार हैं। वहां पर तो लाखों और करोड़ों की तादाद में किसानों की मौजूदगी है। उन किसानों को लेकर दिल्ली मॉडल को काम करना है, यह बड़ा कठिन काम है। इस देश के भीतर में जब हरित क्रांति भी हो रही थी, उस समय जो पंजाब की जमीन, हरियाणा की जमीन और वेस्टर्न यूपी की जमीन को लेकर जो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, वो जगजीवन राम ने किया था, बाबू जगजीवन राम ने। और उस समय के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो चीजें तय की थी। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि धीरे धीरे पंजाब उस जमीन पर हुई हरित क्रांति पर ही ऐसा निर्भर हो जाएगा कि वह दूसरी फसलों पर देखेगा ही नहीं। पंजाब के भीतर पानी धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। 50 फीट नहीं, 50 मीटर नहीं, उससे भी ज्यादा, यानी कहीं पर 200 फीट है, कहीं पे 150 मीटर है, इस नीचे तक पानी है। और ट्यूबवेल की तादाद, जब हरित क्रांति हो रही थी तब 2 लाख ट्यूबवेल थे, आज की तादाद में 20 लाख ट्यूबवेल है। अब कल्पना कर सकते हैं, जब हरित क्रांति हो रही थी उस समय पंजाब के भीतर में जो धान उपजाया जाता था वो तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर पर उपजाया जाता था। आज की तारीख में यह लगभग 32 लाख हेक्टेयर पर सिर्फ धान उपजाया जाता है। उस समय जो गेहूं उपजाया जाता था वो लगभग 23 लाख हेक्टेयर पर गेहूं 1970 में उपजाया जाता था। आज की तारीख में यह 35 लाख पर उपजाया जाता है, 35 लाख हेक्टेयर पर। यानी गेहूं की उपज में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन 4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर तक धान हो गया। तो बड़ी तादाद में वहां पर चावल उपजाने लगे। और सरकार ने भी अपने तौर पर वहां पर चावल की खरीद सबसे ज्यादा पंजाब से ही होती है। गेहूं भी खरीद होती है जो एमएसपी पर खरीदी जाती है। लेकिन इसके ठीक समानांतर 2 परिस्थितियों से फिर से लड़ना होगा। यानी ध्यान दीजिए, पंजाब का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, पंजाब का मतलब कॉरपोरेट और मार्केट इकोनॉमी भी है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट ने अपने तौर पर जिस रिफॉर्म का जिक्र एग्रीकल्चर से किया, उनका बहुत साफ मानना था कि दरअसल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई पैसा लगा नहीं रहा है तो मुनाफा होगा नहीं। पैसा लगाने वाला चाहता है कि उसके अनुसार ही पूरा एग्रीकल्चर हो। इसीलिए उस रिफॉर्म को सरकार अपने तौर पर लेके आई जो परोसा गया। किसान कह रहा था मंडी खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए मुश्किल यह होगी कि बाजार कीमत तय करेगा और हमें एमएसपी भी नहीं मिलेगी। यानी पंजाब को साधने के लिए 2 स्तर पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ पंजाब को
किसानी से जोड़े भी रखना है और दूसरी तरफ उस किसानी के लिए एक नया मार्केट भी क्रिएट करना है जो उस बाजार से टकराएगा जिस बाजार की जरूरत कॉरपोरेट अभी तक रही है। तो यह एक नया मॉडल अपने तौर पर आएगा। इसको लेकर एक चिंता भगत सिंह की भी थी, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन पहले इसको समझिए कि सरकार जो धान खरीदती है, आज की तारीख में धान को लेकर लगभग 63,000 बिलियन लीटर पानी की जरूरत पंजाब को पड़ती है। इतनी बड़ी तादाद में भूजल निकाला जाता है, नदियों की मौजूदगी है, लेकिन जमीन के नीचे से जो ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है, 2 लाख से 20 लाख तक ट्यूबवेल हो जाना। और खासतौर से भटिंडा या मनसा जैसे इलाकों में जाएंगे तो वहां खराब पानी आने लगा है, उसकी जगह से, उसकी वजह से बीमारियां फैलने लगी है। यह सारी स्थिति वहां पर हो रही है। अगला सवाल यह है कि जो लड़ाई पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज की मौजूदा वक्त में पंजाब की स्थिति है और जो सर्विस सेक्टर जीडीपी में अभी पंजाब में योगदान नहीं दे पा रहा है, रफ्तार में नहीं आया है कोविड काल के बाद से, उसको भी साधना है। यानी भारत को साधने के समान ही पंजाब को साधना है, जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस आपकी समझ में होने चाहिए। एग्रीकल्चर को कैसे साधेंगे, मार्केट इकोनॉमी को कैसे साधेंगे, स्कूल और हेल्थ सेक्टर्स भी आपको क्रिएट करने हैं और पैरेलल में आपको इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना है, उद्योगों को भी डेवलप करना है। हमको लगता है यहां पर एक पर्चा जो खास तौर से भगत सिंह ने 2 फरवरी 1931 को 2 महीने पहले जो कुछ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के नाम जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने इंडियन रेवोल्यूशन के गोल बताए थे। इस गोल को समझिए, उससे कुछ चीजें और तस्वीर साफ होगी। 8 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे जो उनको टारगेट पे था। भगत सिंह जो चाहते थे, जमींदारी व्यवस्था खत्म करना। आज की तारीख में जमींदारी खत्म हुए हैं, लेकिन सरकार ही जमींदार के तौर पर मौजूद हो गई है। किसानों के कर्ज को माफ करना। कर्ज माफी क्या बड़ी तादाद में मौजूदा वक्त में भगवंत सिंह मान कर पाएंगे, केजरीवाल का मॉडल कर पाएगा, यह भी एक सवाल है। यह सवाल दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं आया कि कर्ज माफी किसी की होनी है। वहां पर भगत सिंह सोचा करते थे, वो कहते थे कि खेती की जमीन का भी राष्ट्रीयकरण कर दीजिए और सामूहिक खेती यानी कलेक्टिव एग्रीकल्चर की तरफ हमको जाना है। पंजाब नहीं तो आने वाले वक्त में उस दृष्टि से वो नहीं देख पाते थे। उस समय तो विभाजन हुआ नहीं था, तो पंजाब एक बड़े सूबे के तौर पर था, लेकिन वो फिर भी एग्रीकल्चर को लेकर जो उनके टारगेट्स थे वो बहुत साफ कहते थे। उनका और भी आर्गुमेंट था, सभी को घर मिले। जो आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास होती है या मुख्यमंत्री आवास योजना है, उनका मानना था कि सभी को घर मिलना चाहिए और जो किसानों से लिए जाने वाला सारा टैक्स है वो खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ लैंड टैक्स जो वह भी न्यूनतम लेना चाहिए। यह भगत सिंह का टारगेट था अपने तौर पर। और उनका कहना था कि इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण हो और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो। हमारे यहां जो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण था उसको डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के तहत लगातार बेचा जा रहा है, यानी इस देश की संपत्ति कॉरपोरेट के पास जा रही है। यानी पंजाब को कॉरपोरेट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलाइजेशन, एग्रीकल्चर, सोशलिज्म, इन सारी चीजों को मिला के एक नए मॉडल के तौर पर खड़ा करना है। तब वो पंजाब स्वावलंबी परिस्थिति में जिएगा, सभी को बराबर शिक्षा मिले। पंजाब के भीतर भी प्राइवेट स्कूलों में जो फीस ली जाती है वो सरकारी स्कूलों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यह एक अलग मसला है कि जो बड़ी तादाद में पंजाब के लोग बाहर चले गए, वो लगातार रेमिटेंस जो भेजते हैं अपने परिवारों को, वह भी एक बड़ी संख्या में है। लेकिन अगर आप उस रेमिटेंस को हटा दीजिए तो पंजाब के कई घरों या सैकड़ों घरों की आर्थिक परिस्थिति डावाडोल हो जाएगी। तो पंजाब में अपने परिवार को पालने के लिए भी पंजाब का युवा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चला जाता है, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए, जिससे यहां पर चीजें, लेकिन जड़ें पंजाब से जुड़ी हुई है। वो कोई भी एनआरआई हो, कोई भी युवा पढ़ाई कर रहा हो। और आखिरी जो आइडिया था भगत सिंह का, काम के घंटे को कम करना। उस समय जितने काम के घंटे लिए जाते थे उसमें उनका कहना था कि बहुत कम करना। यहां पर 2-3 सवाल तुरंत किसी के जहन में भी आ सकते हैं, क्योंकि आज जहां पर यह शपथ ली जा रही थी, उस शपथ के लिए लगभग 100 एकड़ की जमीन ली गई। 40 से 45 एकड़ की जमीन पर खड़ी फसल थी, उसको काटा गया, कहा गया मुआवजा दे देंगे। मुआवजा क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, हम इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल उस आइडियोलॉजी का है, उस समझ का है जिसमें आपकी ईमानदारी और आपकी ईमानदार पॉलिसीज मैटर करती है। शायद इसीलिए पंजाब भारत के भीतर में अभी भी एक रॉ स्टेट के तौर पर है। रॉ इस मायने में क्योंकि अब उसने उस राजनीति को पलट दिया जिसमें जो सियासतदान थे,
जिन्होंने नशा फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया, खुद की रईसी देखी, चकाचौंध में लिपटे रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुरक्षा कर्मी, हथियारों से लैस होकर चलना, ये सारी परिस्थितियों को पंजाब ने देखा है। लेकिन पहली बार जब यह संदेश निकला है कि विधायक अब अपने इलाके में रहेगा, वो चंडीगढ़ में नहीं रहेगा, यह मैसेज बहुत अच्छा है। अगला सवाल है, अब चीजों को इंप्लीमेंट करने की दिशा में जब हम बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल यह आता है कि केंद्र सरकार ने जो गेहूं और धान की खरीद होती है, पंजाब से सबसे ज्यादा होती है। मसलन धान जो है इस देश के लगभग 1.25 करोड़ किसानों से लिया जाता है, एक औसत है। उसमें से लगभग 12 से 14 लाख किसान पंजाब के होते हैं। जो गेहूं की खरीद होती है वह लगभग 44 लाख किसानों से ली जाती है। देश भर में जो एमएसपी पर खरीद होती है उसमें से लगभग 10.5 लाख किसान पंजाब के होते हैं। यानी देश का 28% गेहूं और चावल सरकार जो खरीदती है वो पंजाब से ही खरीदती है। अब यहां पर सवाल है, क्या पंजाब के सभी की परिस्थिति ऐसी है? पंजाब में अंत्योदय कार्ड भी बहुतों के पास है। बीपीएल से भी बुरी हालत में लगभग 50,000 परिवार उससे भी बुरी हालत में जी रहे हैं। 52,000 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि पंजाब अपनी परिस्थितियों में सिर्फ स्कूल और हेल्थ सेंटर के आश्रय ना देखे। अगर उसको देखना है तो इसको इसलिए भी समझिए क्योंकि पंजाब दिल्ली नहीं है। दिल्ली के भीतर में कोविड काल से ठीक पहले, आप 2019 में चले जाइए, 107 हॉस्पिटल थे, 27,000 बेड थे। पंजाब के भीतर में जो अस्पतालों की संख्या है वो 816 है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी, सब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स भी 816 हैं। लेकिन बेड्स की संख्या दिल्ली से कम, 21,000 बेड है वहां पर। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पंजाब को बांटिएगा तो एक बड़ा हिस्सा वहां पर ग्रामीण इलाकों में रहता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो अस्पतालों की बेड की स्थिति है उनकी संख्या सिर्फ 6,000 है। शहरों में लगभग 16,000 है। ग्रामीण जीवन में ज्यादा बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और अगर आप वहां पे अस्पतालों की संख्या देखिएगा तो शहरी इलाकों में, हम सिर्फ सरकारी अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं, तो यह कहा गया है कि हम वहां मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे, मोहल्ला अस्पताल खोलेंगे, वहां पर स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन 4-5 सवाल आखिर में जरूर समझने की जरूरत है। पहला सवाल यह है कि पंजाब जिन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उसने राजनीतिक सत्ता को पलटने की कोशिश की, वह चीजें क्या वाकई पंजाब के लोगों में उम्मीद और आस इस पराकाष्ठा पर ले गई, जहां पर अब वो मानकर चल रही है कि उसकी स्थितियों में सुधार होगा? और उनकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए जो सरकार के सामने चुनौती होगी, वहां आम आदमी पार्टी सरकार या मान जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने जो चुनौती होगी, यह कोई सेंटर स्टेट वाला मसला नहीं है। बीजेपी में केंद्र से पैसा राज्यों में चला जाता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि दिल्ली का पैसा पंजाब चला जाए। दिल्ली के भीतर जो कलेक्शन है, जीएसटी का कलेक्शन है या टैक्स कलेक्शन है, पंजाब की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यहां पर हर चीज पंजाब की तुलना में बहुत आगे है। प्रति व्यक्ति आय भी वहां की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा है। और देश की औसत आय जो है प्रति व्यक्ति की, उससे कम पंजाब की आय है। तो पंजाब को सुलझाने के लिए वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी को डिजाइन करना है। और जो उम्मीद और आस कट्टर खला में खड़े होकर भगत सिंह के नारे के साथ और रंग दे बसंती चोला के आश्रय जो जगाई गई है, वह एक बदलाव और परिवर्तन की दिशा में चीजों को ले जाती है। तीसरी बड़ी बात है कि देश के किसी भी दूसरे राज्य में क्या परिवर्तन हो रहा है वो बाहर बैठे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन पंजाब में कनाडा के आंसू भी बहते हैं और खुशी भी टपकती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनसे जब आप संवाद कीजिएगा जिनका जुड़ाव पंजाब से है, उनकी परिस्थितियों को देखिए तो उन्होंने कई चीजें भोगी है। विभाजन का दर्द सबसे ज्यादा पंजाब के साथ है। 84 की त्रासदी सबसे ज्यादा पंजाब ने ही देखी है। और उसके बाद की परिस्थितियों में जो आंदोलन किसानों का हुआ, उसमें 700 किसानों में से 600 किसानों की शहादत जो है वो पंजाब ने ही देखी है। तो इस परिवर्तन और इस शपथ ग्रहण और इस मॉडल का जिक्र सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पंजाब ने चीजें बदल कर दिखा दी। अब पंजाब को बदल कर दिखाने का वक्त है। क्या इस देश की राजनीति के सामने और केजरीवाल मॉडल या भगवंत सिंह मान ने जो सोचा है वह इंप्लीमेंट पंजाब में हो जाएगा? तो यकीन जानिए, पंजाब सध गया तो फिर कल को देश भी साध सकते हैं। और अपने तौर पर केजरीवाल 24x7 उसी राजनीति को जीते हैं, उसी जिंदगी को जीते हैं जिसके आश्रय कोई भी कह सकता है उससे इतर वह कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो शायद यह एक
अच्छा वक्त है भारत की राजनीति के लिए, भारत की उन परिस्थितियों के लिए जहां पर राजनेताओं से घृणा होने लगती है, लेकिन जनता जब बदलाव करती है तो किस किस को जिताती है और किन किन को हराती है, यह पंजाब में ही हुआ है। उम्मीद, आस और भरोसा तीनों अपने साथ रखिए। अभी तो शपथ ग्रहण है, लेकिन चीजें फलीभूत होंगी, यह कह सकते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। दूर दूर तक मेरा रंग दे बसंती चोला, कुछ इसी तर्ज पर पीले रंग की पगड़ियां और पीले रंग के दुपट्टे लहरा रहे थे। 100 एकड़ की जमीन पर 3 मंच तैयार थे। उन मंच पर एक जगह शपथ ली जा रही थी, दूसरे मंच पर दिल्ली की कैबिनेट देख रही थी, समझ रही थी उसका मॉडल कैसे काम आ गया, और तीसरे मंच पर आने वाले वक्त में जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो विधायकों की पूरी फौज बैठी थी। 100 एकड़ की इस जमीन पर गाड़ियों का भी जमावड़ा था, लोगों की भी मौजूदगी थी, लाखों की तादाद में लोग थे। दरअसल ये पंजाब है। पंजाब के भीतर खट्टर कला गांव है, भगत सिंह का गांव है। पहली बार इस गांव के भीतर में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ ली। इतना ही नहीं, किसी राज्य में, यहां तक कि उस राज्य की राजधानी को छोड़कर शपथ ग्रहण कहीं दूर हुआ, यह भी पहली बार हुआ। और शायद पंजाब ने भी तो पहली बार उस सियासतदानों की परिस्थितियों को पलट दिया जो ये मानते चले आए कि चाहे वो भ्रष्ट हो जाएं, चाहे आकंठ भ्रष्टाचार में डुबकी लगाते रहें, चाहे इन सब के बीच सरकारी अय्याशी करते रहें, शायद इन सब के बीच भ्रष्टाचार और मुफलिसी के बीच खुद को यह कहते रहे कि यही डेमोक्रेसी है, शायद इन परिस्थितियों को पंजाब ने पलटा है। तो क्या पंजाब की परिस्थितियों को अब मौजूदा सत्ता साध पाएगी? अगर पंजाब को केजरीवाल साध लेते हैं, आम आदमी पार्टी साध लेती है, भगवंत सिंह मान एक मुख्यमंत्री के तौर पर साधने की परिस्थितियों में खड़े हो जाते हैं, तो यकीन जानिए यह भारत के लिए एक नया मॉडल होगा, एक ऐसा मॉडल जिसके पीछे यह देश चल पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इन बातों पर गौर करने से पहले जरा सोचिए, जो कनाडा में बैठे हुए पंजाब के लोग हैं, जो अमेरिका में हैं, जो ब्रिटेन में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, वह भी टकटकी लगाए हुए पंजाब की बदलती सियासत को देख रहे हैं, और वहां पर जो नया राज्य के तौर पर एक नई परिस्थिति का जन्म हो रहा है, शायद उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। लेकिन हर कोई जानता है पंजाब आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब के भीतर न्यूनतम की लड़ाई लड़ी जाती है, और इस देश के भीतर में जो बाजार इकोनॉमी कॉरपोरेट के जरिए आई, वह भी पंजाब की जमीन को हड़प लेना चाहती है। एक नई परिस्थितियों में पंजाब खड़ा है, वो जानता है उसकी जमीन से ही हरित क्रांति हुई थी जिसने इस देश का पेट भरा। लेकिन वह यह भी जानता है उस हरित क्रांति को बीते 50 बरस बीत चुके हैं। उसके बाद की परिस्थितियों में आने वाली नई पीढ़ी के सामने खेती करना भी चुनौती है। और दिल्ली पंजाब के भीतर में बड़ा अंतर है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय के तौर पर हो, चाहे स्कूल के तौर पर हो, चाहे हेल्थ सेंटर के नाम पर हो, चाहे रोजगार के नाम पर हो। और शायद इन सब के साथ दिल्ली को केंद्र शासित राज्य के तौर पर देखते हुए पंजाब को साध पाना, वह भी दिल्ली के मॉडल से सबसे बड़ी चुनौती है। हमें लगता है एक एक करके इन परिस्थितियों को इसलिए समझ जाइए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में पंजाब का युवा ही निकल कर गया है, और उसकी संख्या कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। शायद इसीलिए पंजाब को अगर आम आदमी पार्टी ने साध लिया तो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, और अगर नहीं साध पाया तो फिर पूरी दुनिया से वही परिस्थिति निकल कर आएगी कि आखिर पंजाब में बदला क्या। पंजाब के लोग तो बदल गए, क्या सियासत के तौर तरीके बदल जाएंगे? चुनौती यही है। सवाल यह नहीं है कि कल से हर महीने हर महिला को 1000 रुपए मिलने लगेंगे, यानी साल में 12,000 करोड़ का चूना लगने वाला है राज्य सरकार के उस खजाने पर जो कर्ज में डूबा हुआ है, और कर्ज में भी आखंड डूबी हुई पंजाब की इकोनॉमी है। 2,82,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ पंजाब है। यहां के किसानों की स्थिति, हर कोई कर्ज में ही डूबा हुआ है, चाहे उसके पास 1 हेक्टेयर या उससे भी कम की जमीन हो, या फिर 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन हो। किसान सम्मान निधि हर महीने 500 रुपए के हिसाब से प्रधानमंत्री सरकार के खजाने से 6,000 रुपए पंजाब के तकरीबन 25 लाख छोटे और सीमांत किसानों को देते हैं।
केजरीवाल एक कदम आगे बढ़े और 1 करोड़ महिलाओं को उन्होंने कहा 1,000 रुपए हर महीने देंगे। लेकिन यह पंजाब नहीं है। पंजाब को साधना और पंजाब के आश्रय इस देश को साधना, यह अब समझने की जरूरत है। और शायद इसी की चुनौती पहली बार सामने आकर खड़ी है, क्योंकि भगत सिंह के गांव में शपथ ली गई है। और भगत सिंह का मतलब इस देश के भीतर में शहीद आजम भगत सिंह की कौन सी परिस्थिति से कौन कैसे युवा अपने आप को जोड़ता है, और पूरी वामपंथी पार्टियों ने उसे अपनाया है। नौजवान युवा सभा जो बनाई गई उसके आश्रय भी लेफ्ट ने जिया है, सामाजिक कार्यकर्ता एनजीओ ने भी उसे जिया है। लेकिन सरकार के भीतर पहली बार यह भी एक नायाब प्रयोग है कि महात्मा गांधी अब सरकारी दफ्तरों में गायब हो जाएंगे। भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर ही वहां पर नजर आएगी। मैसेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले नशा, भ्रष्टाचार और नेताओं की अखंड लूट क्या रुक जाएगी ना, अब इसकी गारंटी पंजाब ने ली है। शायद इसीलिए सत्ता परिवर्तन किया है, क्योंकि जो राज्य का मुख्यमंत्री ईडी के दायरे में हो, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की संपत्ति 5 साल के भीतर सबसे ज्यादा बड़ी हो, चाहे वो बादल परिवार के दायरे में खड़े होइए या कैप्टन के साथ खड़े हो जाइए, इन सारी परिस्थितियों में 1948 के बाद से पंजाब ने जो कुछ देखा है, और उसके बाद 1984 की परिस्थितियां जिस रूप में पंजाब के सामने आकर खड़ी हो गई, 2022 की परिस्थितियां सबको बदलने की है। और शायद इसीलिए पंजाब एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग का मंच बन गया है जिसको आज समझ लीजिए कि पंजाब की अपनी स्थिति क्या है। पंजाब के भीतर से नाम लिया जाता है उस युवा संघर्ष का जो सीधे सीधे शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा युवा पंजाब छोड़कर जाना चाहता है।